बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी साजिद रिजवी के साथ में। पिछला एपिसोड अगर आप तमाम को याद हो, जो हम लोग ने किया था जनाब सैयद किरमानी साहब का, और उसमें हमने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट एपिसोड में जब हम मुलाकात करेंगे तो एक और ऐसी हस्ती से आप तमाम की मुलाकात करवाएंगे जिनसे मिलकर आप तमाम लोग खुश होंगे। आज चैनल विन के स्टूडियो में बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो फुटबॉलर रह चुके हैं, एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं और एक बेहतरीन कोच भी रह चुके हैं, और जिनको इंडिया में जो प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, ध्यानचंद अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये कोई और नहीं बल्कि शब्बीर अली साहब हैं। इनसे आप तमाम की मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन आइए थोड़ा सा उनके बारे में कुछ देखते हैं। दोस्तों, फुटबॉल एक ऐसा खेल है, इसे कई देशों में जोश और खरोश के साथ खेला जाता है। इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस जैसे कई बड़े देशों के लोगों में इस खेल के लिए एक अलग जुनून देखने को मिलता है। आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए बेहद ख़ास है जो फुटबॉल देखना और खेलना पसंद करते हैं। हैदराबाद के रहने वाले जनाब शब्बीर अली साहब, जिन्होंने अपनी मेहनत से वो मकाम हासिल किया है जिसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम अपनी मेहनत से बनाने वाले, हर मोड़ पर हौसलों के सहारे खड़े होने वाले क्या कुछ नहीं करते हैं। अचीवमेंट की बात करें तो 2011 में आपको ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 2021 में अचीवर अवार्ड इन स्पोर्ट राउंड टेबल इंडिया हैदराबाद से नवाजा गया। 2014 की बात करें तो बांग्ला भूषण सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से नवाजा गया। 2014 की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय मोहम्मदन स्पोर्ट क्लब कोलकाता की तरफ से नवाजा गया। दोस्तों, अवार्ड की लिस्ट बहुत लंबी है, तो आइए चैनल विन के प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी में साजिद रिजवी के साथ मुलाकात करते हैं, इस्तकबाल करते हैं ध्यानचंद अवार्डी शब्बीर अली साहब का। तो जी हाँ नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। आइए शो पर मुलाकात करते हैं बेहतरीन फुटबॉलर जनाब शब्बीर अली साहब से। सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप चैनल विन के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। जी, मैं भी खुश हूँ, आपका भी शुक्रिया जो मेरे को यहाँ बुलाए। जी, वैसे तो यहाँ बॉम्बे से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ था। 1973 से 77 में टाटा में खेला, फिर 2000 में महिंद्रा में कोचिंग करा। चलिए, मेरे को भी खुशी हो रही है कि बहुत सा अक्सर देखते रहते, रेगुलर तो नहीं जी, तो आप मेरे को इनवाइट करें और मैं भी खुश हूँ कि यहाँ आके। जी सर, आप जैसे लोग जब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है हमारे नाज़रीन को, ख़ासकर ऐसे लोग जो कौम के लिए एक सरमाया हैं कि, और इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी। बस ऐसी खेलते खेलते गलती से या कैसा कुछ भी समझिए आप। जी, वैसे मेरे फैमिली का बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से कुछ नहीं था, कोई लेना देना नहीं। उतना नहीं था। तो मैं, दो और भाई है, एक बहन है जो यहीं बॉम्बे में रहती है। हैदराबाद में हम लोग के घर के सामने एक ग्राउंड था, मैदान गदीर दारुशफ़ा अब्बास यूनियन फुटबॉल क्लब। तो उसमें फ़ुटबॉल शुरू किया। अब जब शुरू करे सोचे नहीं थे क्या होएगा क्या नहीं। और एक चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब ऐसा था लोगों को कि सब अपने माँ बाप चाहते थे बच्चा पढ़ के कुछ हो जाए या ये, तो वही हैदराबाद में या कॉमन थिंग है, जैसा पढ़ेंगे लिखेंगे होएंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होएंगे ख़राब। जी, तो पढ़ना तो 100% ज़रूरी है, नहीं तो लोग यही समझते थे खाली इन्हें जा रहा है खेल रहा है कुछ नहीं कर रहा है। इवन जब मैं खेलना ज़्यादा शुरू करा उसके बाद भी मेरे से लोग आके कुछ कंप्लेंट करते थे, अरे आप उधर जाते खेलते उसके लिए ये बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये बच्चा नहीं खेल रहा। तो शुरू ऐसी किया, अब्बास यूनियन में हम लोग की क्लब थी, नॉन एफिलेटेड टूर्नामेंट, छोटे मोटे टूर्नामेंट खेलते थे, अभी भी हो रहे सब जगह होते हो। तो स्टार्टिंग में फैमिली थोड़ी अगेंस्ट थी, जब बाद में देखी कि मैं खेल रहा हूँ, वालिद साहब थे, वालदा थे, तो वो बहुत इनकरेज करे, उनकी वजह से बहुत सपोर्ट मिली और मैं ये पोजीशन पे आया। और जब बाद में हो गया, बाद में मेरी वाइफ मेरे चिल्ड्रन अच्छे सेक्रीफाइस करे बोल के ये कंटिन्यू कर सका। तो अब्बास यूनियन से जब शुरू करा, जब नॉन एफिलेटेड टूर्नामेंट खेलते थे, स्कूल जाता था मैं, बाद में एक इंग्लिश मीडियम में एक सर देख के बोले अब हमारे पास आओ, एडमिशन देते हम। अच्छा। सिटी कॉलेज में, मैं दूसरे स्कूल में था तो फुटबॉल था उधर, तो वहाँ चले गया जी। तो ऐसे खेलते खेलते अब्बास यूनियन से वहाँ सिटी कॉलेज में खेला, सिटी कॉलेज से आंध्र प्रदेश स्कूल खेले, लिटिल ड्यूरेंट खेलने गए, फिर हैदराबाद आर्सेनल एक प्राइवेट क्लब थी उसमें खेले,
आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस में खेले। अच्छा। अब उसके बाद टाटा से ऑफर आया तो यहाँ आ गया। तो शुरू में तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कभी सोचे नहीं थे कुछ होंगे, मगर जो भी टूर्नामेंट खेलता था मैं फॉरवर्ड में खेलता था, स्ट्राइकर। क्योंकि बहुत से जनों को जैसा आप भी यहाँ बुलाए, थोड़ी हैरत और खुशी भी हुई है, क्योंकि इससे पहले मैं बम्बई में रह चुका हूँ और 2004-2005 में ज़ैनबिया अवार्ड भी मिल गया जी। तो वो छोटे मोटे टूर्नामेंट खेल के किधर बेस्ट प्लेयर हो जाता था, किधर टॉप स्कोरर होता था। बस ऐसी खेलते खेलते बस गाड़ी चलने लगी, समझिए। ओके। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है कि आप जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसा मतलब प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये प्लानिंग में कैसे आई कि अब मुझे एक बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनना है? मतलब कुछ बीच में ऐसा हुआ होगा कि नहीं? जैसे आपने कहा कि करियर के लिए भी लोग मना करते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अभी तो पेरेंट बहुत इंटरेस्ट कर रहे हैं, साथ भी आते हैं बच्चों के। अभी मैं एक एकेडमी खोला, शबीर अली फुटबॉल एकेडमी, और एक फतेह मैदान ग्राउंड जो मेन ग्राउंड है वहाँ मैं कोचिंग दे रहा हूँ। वहाँ भी पेरेंट्स लोग बच्चे को लेके आते। तो हमारे टाइम पे ये था कि सब पढ़ने का है, वो जाके क्या खाली पीली खेलते कुछ नहीं बोल के। तो बस जब शुरू करे थोड़ा थोड़ा मिलते गया। जब स्कूल खेले, स्कूल खेलने से पहला हम लोग दिल्ली में गए। दिल्ली मेरा फर्स्ट टूर था। अच्छा। जो चैंपियन टीम होती थी हैदराबाद की, वो दिल्ली में लिटिल ड्यूरेंट खेलने जाती थी, सुब्रोटो कप बोल के। तो वहाँ गया तो उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो मेरी आदत ये थी या सोचता था स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आजकल सब जने ज़रा बच्चा शुरू करते एकदम बात की सोचते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा आपको अभी। तो वही लिटिल ड्यूरेंट खेल के आए, फिर स्कूल गए। स्कूल के बाद था कि हाँ भाई जूनियर स्टेट खेलेंगे। तो सीनियर स्टेट खेलने से जॉब मिलता था, जूनियर से भी मिलता था, चांस कम था। तो मैं जब 12th में था, हैदराबाद पुलिस जॉब नहीं लिया था, पॉकेट मनी था। तो जब हम लोग बॉम्बे खेलने गए थे रोवर्स कप, दैट वाज इन 71 में, समझिए। तो यहाँ एक हुसैन साहब कोच थे बॉम्बे के, जो नागपाड़ा में रहते थे, वन ऑफ द बेस्ट कोच। तो उन्होंने मेरे को टाटा में ऑफ़र किया, जो रहीम साहब के असिस्टेंट भी रह चुके। तो वो टाइम मोहम्मदन से भी ऑफ़र आया। अच्छा, ओके। तो जब थोड़ा सीरियस होने लगे और जब देख लिए कि हाँ भाई है इससे कुछ, तो पहले ये था कि हम लोग का टारगेट था स्टेट खेलो जॉब मिलता है। अब बहुत से प्लेयर भी जॉब लेके बाद में छोड़ देते कुछ, और मैं आदत बोलिए या जो भी बोलिए, जहाँ भी जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ सीरियस थोड़ा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और टाटा की और एक चीज़ आपको बात, मेरा पोजीशन ऐसा था कि अगर मैं 4-5 दिन प्रैक्टिस को नहीं भी गया तो कोई मेरे को ड्रॉप कर नहीं सकते। तो एक दिन ऐसा हो गया, अंधेरी में घर था, मेरी सिस्टर वहाँ गई थी, एक दोस्त आ गया। तो बोला नहीं भाई यहाँ रहना मुश्किल है, 1 बेडरूम हॉल का फ्लैट था 7 बाग में। तो उसको होटल में लेके आया, रात में मैं किट लेके आया, उसको बोला मैं फाउंटेन में 11 बजे प्रैक्टिस के बाद आके मिलूँगा। अब कुछ लोग ऐसे जॉब लेने के बाद छोड़ देते। तो मगर अब मैं जो भी हूँ फुटबॉल के लिए, और जो अल्लाह मौला जो दिए वो सीरियसली है, और बड़ों की दुआ की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये सब करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट भी होना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि फ़ुटबॉल एक ऐसा गेम है कि आप मतलब एक अपने मोहल्ले तक ही सीमित नहीं है, आपको पूरी दुनिया में भी जाना है, और उससे पहले आपको बहुत तैयारी करनी, बहुत सारे गेम खेलने। तो फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कैसी रही आपके? देखिए, फुटबॉल में उतना फाइनेंशियल तो दरकार नहीं था वो टाइम पे। आपके मोहल्ले में जाके खेल लो, और कभी कभी ऐसी परेशानी होती थी, एक बॉल टूट गया तो फिर इधर उधर से चंदा करके बॉल बनाते थे। कोई वेल विशर भी थे हम लोग के। तो अभी कुछ फीस देना पड़ता है क्लब में, वो भी ज़्यादा फीस नहीं है। अच्छा, ओके। और बहुत से लोग देखिए आप, जो इवन पहले के भी क्रिकेटर बोलिए या दूसरे बोलिए, हार्ड वर्क करके आए। जैसा जो पढ़ा था धोनी के बारे में, ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर। करते करते क्रिकेट ऐसी खेलने से हो गया। इवन यहाँ एक लड़का था शाह या मौजमदार कुछ है, क्रिकेटर, विरार से प्रैक्टिस करने के लिए आना। कलकत्ता गोवा में भी सेम चीज़ है, लोग 1-1 1.5 घंटा आके प्रैक्टिस करते हैं डेली, वो भी ज़रूर डेली। अब आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, फाइनेंशियल आप बोले ठीक है, मगर फाइनेंशियल फुटबॉल आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? मेरे साथ सामने ही मिला, घर के सामने ग्राउंड था, मगर वो उतना अच्छा ग्राउंड नहीं, मट्टी का था। और ये मौजीज़ा है, वो ग्राउंड से इतने प्लेयर निकले, इसलिए एक साइड में इमाम बाड़ा है, एक साइड में मस्जिद, और दूसरे साइड में पुलिस स्टेशन। जी। तो पुलिस स्टेशन पहले एक्टिव था, अभी थोड़ा बंद हो गया। और जो चौथी साइड है वो रोड।
और कभी कभी ऐसा हुआ बॉल बाहर गया तो बॉल गाड़ी के नीचे आके फट भी गया बॉल। अभी तो मैं एक फ़ोटो आपको दूंगा बाद में, करिए। अभी बच्चों को अच्छा ड्रेस मिल रहा है, हमारे टाइम पे वही नहीं था, बनियान या एक आध जर्सी इधर उधर से पहन ले लेते थे। तो अब मेहनत करना चाहिए, फाइनेंशियल थोड़ा बहुत होएगा। अब जब 18 साल हो गए, जब तक तो पेरेंट का सपोर्ट तो रहता। मैं अल्लाह के फजल से ठीक था, ना पर ना एकदम डाउन, मिडिल थे हम लोग के, खाते पीते अच्छे थे, अल्लाह के फजल से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बस ऐसे ही खेलते खेलते, और जब शुरू करा था कभी उतना ज़्यादा नहीं समझ, थोड़ा मिलने के बाद स्कूल मिल गया जूनियर स्टेट, तो फिर मैं सीरियस हुआ। ओके। और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, जब मेरे को ऑफर आया तो बहुत से लोग बोले अब आप बॉम्बे जाएंगे तो अच्छा नहीं है माहौल उधर का, कलकत्ता चले जाना था। और जैसा मैं बोला, फुटबॉल फैमिली नहीं है, हर फुटबॉल में कोई भाई रहता है या कोई कुछ रहता है या फादर रहते या कोई। तो मैं एक सलाम साहब थे ओलंपियन, उनसे जाके पूछा, उन्होंने मोहम्मडन में खेल चुके थे, तो मोहम्मडन से भी ऑफर आया था, तो उन्होंने बोले बॉम्बे चले जा। ओके। तो बॉम्बे इसलिए आया मैं, मेरी सिस्टर है, अंकल ये लोग बहुत रहते थे इधर, रियल सिस्टर है, तो वो हिसाब से मैं इधर आ गया। अब कि चलो कुछ फैमिली सपोर्ट भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, मगर आप किधर भी जाइए कुछ चीज़ पाने के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस करना बिल्कुल पड़ता। बिल्कुल खोना पड़ता। घर बैठ के आप करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी इवन टाटा का अभी जैसा बोला वैसे एक वक्त 1 महीने का यहाँ ट्रांसफ़र लेके आया था 79 में, यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक में कलकत्ता का मेरे को नौकरी मिल गई थी। तो कलकत्ता यूजुअली प्लेयर ऑफ सीजन में थोड़ा अनफिट हो जाते। ओके। तो मैं 1 महीने का परमिशन लेके आया था, तो यहाँ मफतलाल टीम के साथ प्रैक्टिस किया। फिर वहाँ सीज़न स्टार्ट हुआ कलकत्ता में, अक्सर होता था सीज़न स्टार्ट में सब प्लेयर अनफिट आते थे, अभी के जैसा नहीं, अगर अनफिट आएंगे आपके पैसे कटेंगे ही। तो एक साल 79 में मैं फिट हो गया तो कोच परेशान, अल्लाह नहीं साहब, वहाँ थोड़ा मफतलाल के साथ मैं प्रैक्टिस किया। ओके। तो प्लेयर को यही सीरियस रहना चाहिए और इजी लेने से कुछ नहीं है, हार्ड वर्क ही है सब। ओके। लेकिन उस टाइम पे जब बात करें, और आज भी देखा जाता है कि क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज़ है इंडिया में, और कोई भी स्पोर्ट में आप देखें तो लोग करियर नहीं ढूंढते हैं, लेकिन क्रिकेट में अगर देखें तो वो एक सोचते हैं कि शायद इसमें कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी वो लैक है? कैरियर की आप बात करें तो आजकल बैडमिंटन देखिए आप, वो भी हो रहा है, टेनिस भी हो रहा है जी। और फुटबॉल भी हो रहा है। ये नहीं कि फुटबॉल में पैसा नहीं है या जॉब नहीं है, मगर वो जाने के लिए थोड़ा अच्छा फुटबॉल खेलना पड़ता है। अच्छा। और मेरी आदत है, मैं कभी किससे कंपेयर नहीं करता हूँ। हमारे बहुत से सीनियर प्लेयर यही बोलते हैं आज जो हो रहा है क्रिकेट के लिए हो रहा है, दूसरा नहीं है। हमारे टाइम में हम लोग को 1:10 ज़्यादा मिलता था, जो क्रिकेटर का कॉन्ट्रैक्ट होता था वो समझिए 1 मिला तो हम लोग को 10 मिलते थे वैसा। अच्छा। कलकत्ता में। तो अब टाइम की बात है, प्लस वो लोग अच्छे से मतलब जोश और जुनून की मैं बात कर रहा हूँ, जो यंगस्टर में जोश और जुनून क्रिकेट अब के लिए अपनी अपनी बात होती है, बहुत से प्लेयर लोग भी। नहीं, मेरा मतलब ये था कि जो मतलब क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बनिस्बत और किसी स्पोर्ट के, क्योंकि यहाँ के यंगस्टर को भी इंडिया के लगता है कि जो है क्रिकेट में ज़्यादा तरक्की आप कर सकते हैं, और कोई स्पोर्ट में जाएंगे तो बहुत कम लोग उसमें सक्सेस या कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नहीं, वैसे एग्जैक्टली नहीं है। अब कोई ऐसा ही रहते कि हमारे को फुटबॉल प्लेयर ही बनना है या बैडमिंटन बनना है या टेनिस बनने का। नहीं, अपॉर्चुनिटी कम देखी जाती है, मतलब ये है नहीं है बोल के नहीं। अच्छा। मगर लोगों को उतना नहीं मालूम, मगर पैसे के हिसाब से या जैसा वो लोग का पैशन के हिसाब से। फेडरेशन काम कर रहा है या फिर जैसा पब्लिसिटी है। अब हमारे फुटबॉल में 2000 कंट्री के ऊपर फुटबॉल खेलते हो लोग, इंडिया का नो डाउट 100 पे है। अब क्रिकेट क्या वन ऑफ द टॉप में है, और स्पेशली कुछ ऐसे कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस क्रिकेट को देते हैं, जिसमें अपना इंडिया भी एक है। और इंडिया के स्टेट्स में बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ खाली फुटबॉल होता है, क्रिकेट कम होता है। अच्छा। आप गोवा ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के पूरे ले लीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए पहले इंडिया के बड़े बड़े टीम में बहुत कम प्लेयर होते थे या होते ही नहीं थे। आज इंडिया की कोई ऐसी टीम नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 4-5 प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो लोग सोच लिए अगर हम खेलेंगे तो हमारे को यही ब्रेड एंड बटर है, जॉब है जी। और सेम केस आपका गोवा का ही है, गोवा में फुटबॉल ज़्यादा है वो है। अब कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें दोनों है, कलकत्ता बोलिए आप, बेंगलुरु बोलिए या बॉम्बे बोलिए। हैदराबाद का एक टाइम में बहुत अच्छा फुटबॉल था, हमारे से पहले जो ओलंपिक्स में 6-7 जने फर्स्ट 11 में खेलते थे, वहाँ के बड़े कोच रहीम साहब थे। तो वहाँ कम हो गया। और मेरे हिसाब से ये कंप्लेंट नहीं करूँगा मैं, अब अपनी अपनी पसंद पे है और थोड़ा इम्पोर्टेंस स्लाइटली बोल सकते हैं। अब हमारे टाइम में मैं आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ,
हर उसमें फोटो है, आप अगर अच्छा खेले तो कहाँ से भी आपको होएगा। बिल्कुल। और हमारे टाइम में जैसा मैं पहले बोला, समझिए फॉर एग्जांपल हम लोग को 10 रुपए मिलते तो क्रिकेटर का कॉन्ट्रैक्ट 1 रुपया होता था, वो हिसाब से 1:10 का कर लीजिए आप। तो बाद में 83 के बाद क्रिकेट आगे चले गया, बहुत अच्छा हो रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो फुटबॉल और वर्ल्ड हिसाब से देखेंगे, अब इंडिया का लास्ट ट्रॉफी 74 में मेरी कैप्टनसी में आया एशियन यूथ में। तो अब वो टाइम पे कुछ कंटिन्यू नहीं करे या फैसिलिटीज़ नहीं दिए या एक्सपोजर नहीं हुआ वो हिसाब से। ओके। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, अफ्रीका या एशिया, ये लोग अप टू यूथ लेवल ठीक है, बाद में जब उसके बाद हो जाएंगे तो उतना वो नहीं हो रहा है। हो क्या नहीं होगा। तो ये कंटिन्यू करना चाहिए। आप जैसा बोले क्रिकेट में यस है, ग्लैमर है, थोड़ा है ज़्यादा, और फाइनेंशियल की बोले तो फुटबॉल में उतना नहीं, क्रिकेट में थोड़ा फीस ज़्यादा होता है। और हमारा फुटबॉल का एक एडवांटेज ये भी है, दूसरों का भी है, माने ये स्टेट खेलने से जॉब मिल जाता था, वो गवर्नमेंट बंद कर दी, कॉर्पोरेट कम हो गए, वो अगर करे तो शायद फिर अच्छा होगा, एक और अच्छी उड़ान भर सकते हैं लोग। हाँ, अच्छा सर, एक चीज़ और देखते हैं लाइफ में कि जब कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, कभी ना कभी कुछ ऐसा एक फेस आता है जहाँ पे थोड़ा सा इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, मायूस हो जाता है, या क्या ऐसा आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा मौका आया जहाँ पर आपको थोड़ा सा किसी मोमेंट के लिए लगा कि नहीं ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ख़राब है, उसको कैसे टैकल किया आपने, और वो कौन सी सिचुएशन थी? देखिए, इंसान का लाइफ में बोलिए, आप फुटबॉल में बोलिए, अप एंड डाउन ऑलवेज होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ खेलने से सिलेक्शन नहीं मिला तो बोलते हैं स्टेट फीलिंग है, कास्ट फीलिंग है, उन्हें उसको प्रेफरेंस दे रहा है जी। अगर आप अच्छे रहेंगे, कोई कोच ऐसा नहीं है कि आपको ड्रॉप करेगा, ठीक है। अब मेरा हिसाब लीजिए आप, तो मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन हुआ, और प्लेयर को चाहिए कि वो अप एंड डाउन को ओवरकम करे। बहुत से प्लेयर ऐसा समझते कि अरे ये सिलेक्शन नहीं मिला करके फ़ायदा क्या, और बहुत सारे प्लेयर की वजह से ये गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट टीम भी बंद कर दी, इसलिए जॉब मिलता है उसके बाद छोड़ देते। बिल्कुल। हमारा कलकत्ता और दूसरी गोवा में क्या एडवांटेज है जॉब लेने का, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसके अलाउंसेज अलग हैं। अच्छा, ओके। कलकत्ता में आपका अगर जॉब लिए, जैसा मैं पहले इंडस्ट्रियल बैंक ज्वाइन किया था, यहाँ टाटा में बहुत अच्छा जॉब था, मेरा घर था, कलकत्ता कैसा है बोल के गया मैं। बाद में बैंक में जॉब था, यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, फिर इलाहाबाद बैंक से मर्ज हुआ, अब इंडियन बैंक हो गया। तो वहाँ वो अलग था। अब प्रोफेशनल ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन या छोटा क्लब में भी खेले तो इसलिए लोग और ज़्यादा रखते हैं। अब दूसरे स्टेट के, खासकर मेरे कितने दोस्त लोग हैदराबाद में थोड़ा खेल आ रहे, कौन खेलते हैं भाई, छोड़ो। और एज फार एज आप जैसा पूछे अप एंड डाउन, 77 में मैं जब टाटा में था, कलकत्ता ट्रांसफ़र लिया, एक इंडिया टूर मिस किया था मैं। उससे पहले मैं वाइस कैप्टन हो गया, 3-4 साल रेगुलर सीनियर टीम में था, जो जीते थे एशियन यूथ या तो जूनियर में था। तो मैं ट्रांसफ़र लेने के बाद कोच को फ़ोन किया, मैं आऊँ क्या उधर कैंप ज्वाइन का, तुम आ जाओ। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था, मेरा यहाँ रुक गया इसलिए था मैं कि टाटा मेरे को अलाउ नहीं करी, लीग हो रहा था। तो वो लोग एक टूर पे चले गए, फिर दूसरा टूर था, मैं बोला भाई मैं कलकत्ता ट्रांसफ़र लिया, वहाँ आ जाऊँगा जी। तो कोच साहब का नाम नहीं लेना चाहता, उनका इंतकाल हो गया। तो उन्हें बोला नहीं तुम आ जाओ। वहाँ जाके 2 दिन ज्वाइन किया, उसके बाद वो दूसरी टीम आई उधर से वापस। बाद में सेक्रेटरी बुला के बोला आप क्यों आए, हम तो आपको बुलाए नहीं बोल के। अच्छा। हालांकि मैं वाइस कैप्टन हो चुका था। हाँ। अब ऐसे सिचुएशन पे अरे छोड़ो भाई कौन खेलते, हमारे पास तो सब जॉब है, खेल ली, अब क्या खेलना है, ये इंसल्ट हो गया। गलत करे वो लोग, ठीक है। और मैं ये सोचा था कि नहीं मैं प्रूफ करूँगा। हाँ। उसके बाद वहाँ बेंगलुरु में फेडरेशन थी, वो लोग ये चाह रहे थे कि ये चेंज करना। जब रूल था 6 महीने का, हैदराबाद से बॉम्बे आओ, बॉम्बे से कलकत्ता जाओ, 6 महीने आपको लेआउट पे ले खेल नहीं सकते थे आप। तो मैं कलकत्ता ट्रांसफ़र ले लिया। उसके बाद ऐसा हो गया जैसा बोलते ना, किधर जा सकते ना किधर आ सकते, खेलने को नहीं मिल रहा है, मेरा जॉब नहीं है। और मेरे साथ 5-6 अच्छे प्लेयर गए थे, खैर सब में ज़्यादा मैच खेला था वो टाइम पे। तो मैं बोला नहीं, जब बॉम्बे छोड़ दिए मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो 6 महीने मैं प्रैक्टिस किया। पहला रूल 6 महीने था, 4 महीने प्रैक्टिस किया। तो 6 मंथ तो वही चले गए, फिर उसके बाद 4 महीने। तो मैं 10 महीने के बाद फुटबॉल खेला। तो वो टाइम पे ऐसा था, ना ट्रांसफ़र मिल रहा है ना कुछ। और सबसे रिक्वेस्ट करते गए। बाद में एक ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में मिनिस्टर हुए प्रिय रंजन दास मुंशी,
तो कलकत्ता ईस्ट बंगाल सपोर्टर उन्होंने जिधर जा रहे थे उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, बोले शब्बीर का ट्रांसफ़र लेके आओ, क्यों नहीं लाते। तो उन्होंने डायरेक्ट बेंगलुरु जाके वाइस प्रेसिडेंट थे, वो ट्रांसफ़र लेके आए। अच्छा। उसके बाद मैं अप्रैल खेलने की जगह 2 अगस्त को खेला। 4 महीने वो, पहले 10 महीने के बाद। 10 महीने के बाद। तो ये ऐसे चीज़ें हैं। तो पीरियड बहुत डिफिकल्ट रहा होगा कि जो चीज़ 100% ना घर के ना घाट के जैसा बोलते ना वैसा। तो लोगों को चाहिए या प्लेयर को चाहिए, डिमोरलाइज होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जब तक आप जुस्तजू नहीं करेंगे, उसको ओवरकम नहीं करेंगे, फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस जैसा बोलते हैं ना भाई। आप सक्सेस जब भी होता है आपको मेहनत करेंगे, ये करेंगे। तो बहुत से प्लेयर ऐसा छोड़ते, कभी कभी नाइंसाफ़ी होती है, नोट। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने कदम आप पीछे हटा लें, आपको डटे रहना है जब आप एक बार फील्ड में उतरेंगे। 100%। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि जब दीन और दुनिया की बात करते हैं तो बोलते हैं दोनों में से कोई एक ही चीज़ आप लेके चल सकते हैं आगे। तो आपके साथ दीन और दुनिया को मैं अगर चाहूँ तो क्या दोनों चीज़ मिली रही आपकी ज़िंदगी में, एक साथ आप बढ़ते रहे? 100%। कुछ लोग ऐसा स्टार्टिंग में बोलते थे, जब 20 मुहर्रम थी हैदराबाद में प्रैक्टिस को जा रहे थे, तो लोग बोल रहे हैं क्या उन्हों आएंगे क्या तुम्हारे को खबर में। हाँ, कोई वल्लाह नहीं, ये नहीं बोल के। क्या आएंगे खबर में? अब मौला बचाने को अच्छा। खबर में आते जैसा अच्छा, बोलते मौला, ना। ओके, तो ओके। वो जो कोच का नाम लेके बोले क्या उन्हों वो करेंगे क्या। हाँ, भाई देखिए, मज़हब अपनी जगह है, हाँ, खेल अपनी जगह। बिल्कुल। कुछ ऐसे चीज़ है, ठीक है भाई, फिल्म विल्म का बोलिए, ये बोलिए, वो अलग बात है। अब मेरी रोज़ी इससे है। बिल्कुल। अब मैं ये नहीं हूँ कि 10 मुहर्रम को प्रैक्टिस को जा रहा हूँ या 9 मुहर्रम को जा रहा हूँ, वैसा बीच में तो जाना पड़ेगा। जब ऑफिस में आप तो हर वक्त तो वो नहीं कर सकते, भाई नमाज को जाना है मेरे को छोड़ दो। मैनेजेबल रहता है थोड़ा। 100% रहता मैनेजेबल है। है। अब वो अपने ऊपर थोड़ा रहता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जब छोटा ही प्लेयर था उतना कोई पहचानते नहीं थे, खाली जूनियर स्टेट खेला था। हमारी हैदराबाद की टीम पटना जा रही थी 19 सफ़र की रात में जी। तो बोला मैं आज नहीं चलता भाई, शब अरबईन है, मैं कल आऊँगा। तो वो दिन रिटर्न फिर मैं सेकेंड डे ट्रेन में गया अकेला, और वही ट्रेन में जीशान हैदर साहब ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, खैर मैं सेकंड क्लास में था, उन्होंने फर्स्ट क्लास जो भी थे। तो वहाँ पहुँचे जब तक टीम हार गई, तो अपने ऊपर रहता है। अभी भी देखिए, बाद में जब मैं 2008 में या उससे पहले भी सबको बोल देता था भाई ये दिन मैं नहीं खेलूँगा, स्पेशली 10 मुहर्रम। वो दिन मेरे को 2-3 दिन छुट्टी होना, चाहे आपका मैच रहो। जब फर्स्ट ईयर ऑफ माई कोचिंग थी 90 में, 9 मुहर्रम का था, शाम को मैच था 3 बजे से। तो वो ऑफिशियल को बोला नहीं भाई 9 मुहर्रम है, मैं नहीं आ सकता। तो आपके ऊपर है, ओके। वो तो करना ज़रूरी है। अब ऐसा बोलेंगे तो अब नहीं लेटली जब मोहम्मदन में मेरे कॉन्ट्रैक्ट होते थे तो पहले ये बोलता था भाई ये 10 मुहर्रम के दिन तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको अपने दीन के साथ? नहीं, वो तो कोई ऐसा कुछ फोर्स कोई नहीं करता ना भैया, आप एक टूर छोड़ दीजिए या वो नहीं करिए अगर वो लोग नहीं मान रही तो। तो अभी 2008 में जब सब अपने मुस्लिम ही थे, वो लोग सबको मालूम है मैं शिया हूँ बोल के, तो वो लोग के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बोला देखिए भाई ये 4 दिन में कुछ छुट्टी होना। अच्छा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, 3 मुहर्रम को मैच था, 5 मुहर्रम को मैच था। हम लोग आउट ऑफ द टूर्नामेंट थे, गुवाहाटी में थे। तो 6 मुहर्रम को मैं वापस आ गया। तो बाद में एक मीटिंग में सेक्रेटरी बोल रही तुम तो टीम छोड़ के आए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट में पहले बोला और टीम उधर क्वालिफाई नहीं हो रही थी। तो उनके बड़े भाई सुल्तान अहमद साहब जो MP थे, उन्होंने बोले नहीं शबीर कोच पहले ही बोले छुट्टी के बोल के। तो अच्छा, आप अगर प्लान करके चलते हैं तो किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आती है? प्लान करके चलते, कभी मजबूरी आई तो वो अलग बात है। अलग बात है। ओके। जैसा नहीं भाई ये होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं होना है बोल के। ओके ओके। अगर अच्छा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि ये वो छोड़ दो या ये छोड़ दो या कुछ, ये तो चीज़ आप बहुत बात की बोले। अब उससे पहले जैसा सोसाइटी मूव करो या फिर ये क्यों नहीं करते, तो वो अपने ऊपर है। ओके। सर एक चीज़ और देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कुछ बनने की, चाहे स्पोर्ट की हम बात करें या कोई और पैशन की हम बात करें, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है उनकी तमन्ना के हिसाब से, उनकी आरज़ू के हिसाब से। तो ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे? भाई देखिए, जुस्तजू तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो तो नहीं मिलता है। हाँ। और उतार चढ़ाव हर जिंदगी में आ जाता है। ओके। अभी मेरे को जो ट्रांसफ़र का बोला, ऐसा बोला, वैसे बहुत से चीज़ें प्लेयर के लाइफ में आते। कभी खेल रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन कोच आपको चेंज कर देता। अब वहाँ अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे या वहाँ कुछ आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो वो तो नहीं चलेगा ना भाई। उन्हें आप नहीं खेल रहे हैं बोल के आपको ड्रॉप किया, ठीक है। और एक चीज़ है,
क्लब से बढ़ के कोई प्लेयर नहीं है। क्लब है तो अपन लोग हैं, नहीं तो कोई नहीं। क्लब की चीज़ों को मानना पड़ता है। नहीं, जो है अब कोच समझ रहा है ये चीज़ है बोल, हाँ वो नहीं करेंगे तो आपका कहाँ होएगा। ऐसे उतार चढ़ाव जैसा मैं बोला बहुत से वक्त आ जा सकते हैं। ओके। इससे और एक चीज़ हुआ, मैं मोहम्मडन का टीम करता था, सब करता था। एक प्लेयर मेरे को बोला था, तुम मेरे को टीम में लो। मैं बोला नहीं भाई, ऑलरेडी 2-3 आ गए, कैसा लेंगे। तो वो उन्होंने मेरे उसके ये, वो मेरी कैप्टनसी में भी खेले थे इंडिया टीम में, वो एक ऑफिशियल को पकड़ के टीम में आ गए। टीम में आने के बाद कुछ ऐसा हुआ, एक कोच अच्छा नहीं दे रहा था, वो जो ऑफिशियल थे ये कोच बन जाएंगे बोल के उनको कोच बनाए जी। जो मेरा प्लेयर मेरे को लियो जो बोलने वाला था वो आके मेरा कोच हो गया। कोच हो गया। तो मैं चलाया थोड़े दिन। हाँ। मगर एक इंसिडेंट रॉन्ग हुआ जब आई लॉस्ट माई हेड। ओके। सुबह में कुछ ऑफिशियल बैठ के मेरे से बात करे हाँ कि आप टीम में हैं, आज खेल रहे हैं बोल के। मेरा फैग एंड से पहला है। बोला ठीक है। फिर बोले नहीं आप मीटिंग में आओ। बोला नहीं, इससे पहले नहीं बोला, मैं क्यों आऊँ मीटिंग में, आप लोग बनाइए टीम। तो वो कोच के साथ बैठ के बनाए टीम, तो मेरा नाम नहीं था। अच्छा। तो वो ऑफिशियल को मैं, आप लोग सुबह में बोले नाम है। तो दैट वाज द फर्स्ट डे आई स्टे बैक एट होटल, आई डिडंट गो टू द ग्राउंड। अच्छा। वैसे वो भी नहीं होना चाहिए था, मगर इसलिए हुआ ऑफिशियल जब मेरे को बोले। हाँ। तो देन व्हाई दे हैव चेंज द डिसीजन, वो भी है। मगर मेन चीज़ आपका मेहनत करना है, फल ज़रा बराबर मिलेगा। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मेरा यही रहता था स्टेप बाय स्टेप। आज जूनियर खेले, उसके बाद सीनियर खेलो या खेलो। ओके। उसके अलावा जब सब हो गया, जब इंडिया ज़्यादा खेलने लगे तो ये था कैप्टन होना। अल्लाह के फजल से वो भी हो गए, अल्लाह मौला के सदक़े से। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये होने के बाद एक था मेरा कि अवार्ड मिलना कुछ, नहीं तो भाई बहुत से कैप्टन है, बहुत से प्लेयर है, सब है। तो 3 बार मेरा अर्जुन अवार्ड रिजेक्ट हुआ। ओके। और पहले ऐसा था 2 नाम जाते थे, एक सेलेक्ट होता था। एक वक्त मेरा ही नाम गया, वो भी कट गया। तो ठीक है ट्राई करेंगे। तो उसके बाद अर्जुन उठा रही है, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट देने लगे। तो वो एक बलबीर, शायद बलबीर सिंह हॉकी थे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करे उसको, तो नाम चेंज करके दयानचंद हुआ। हाँ। 2002 से मैंने ठीक है ये ट्राई करेंगे बोल के। और मैं आज जो कुछ हूँ फुटबॉल की वजह से हूँ, वही स्पोर्ट्स के लिए मेरे को आप बुलाए जी। तो बाद में ये सोचा ठीक है अर्जुन नहीं मिलेगा, ये ट्राई करेंगे। और मैं जब फुटबॉल छोड़ दिया था उसके बाद कोचिंग में आया। बहुत से लोग खेलने के बाद छोड़ देते हैं, तो मैं अभी भी कंटिन्यू। और ये एज में भी अभी मैं तो प्रोडक्ट हूँ, अब्बास यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग कुछ दोस्त लोग मिलके करते हैं। एक एकेडमी भी खोला जो वहाँ से प्लेयर लोग उठेंगे बोल के। अब फुटबॉल में रहना चाहिए। तो बाद में ये सोचा मैं कुछ अवार्ड तो मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं ट्राई किया। फेडरेशन नाम भी जाए, कभी स्टेट भी जाए। तो थैंक गॉड 2011 में एक अवार्ड मिला, दयानचंद अवार्ड। दयानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो स्पोर्ट प्लेयर को ही मिलता है जो अपने लाइफ में बेस्ट करते हैं। तो हाँ, सर, जो आपको मिला सर वो फीलिंग जब आप इतना वो लाइफ टाइम का ऐसा है, आप खेलने के बाद या एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोच हो या कंटिन्यू जो रखे उसके लिए। अर्जुन अवार्ड अभी करंट के लिए हो गया, करंट के लिए हो गया। तो एक फीलिंग जो आपके अंदर थी, जो एक ख्वाहिश थी, वो आपकी पूरी हुई जी। ओके। तो ये एक ऐसी खुशी है जो हमेशा आपके साथ कैरी करेंगे आप। 100% एक छापा मिल गया जैसा बोलते हैं। अच्छा, ज़ियारत वगैरह की बात करें कि एक लाइफ स्पोर्ट प्लेयर की जो लाइफ होती है वो बहुत बिजी लाइफ भी होती है, तो ज़ियारत वगैरह में भी जाने का मौका मिला है आपको? सब लोग सुन के ताज्जुब हो जाएंगे। हाँ, हूँ अल्लाह के फजल से मज़हब फॉलो भी करता हूँ कि नॉट लाइक क़िबला वैसा। हाँ। मगर फुटबॉल से मेरे को 14 मासूमीन की ज़ियारत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सर। 73 में ईरान गया था। वहाँ से खेल ख़त्म होने के बाद कुछ एक नाम भूल रहा हूँ मैं, वो जगह पे हम लोग का एक एग्जीबिशन मैच था। तो मैं कोच से रिक्वेस्ट किया, मैं हम लोग का एक रिलीजियस प्लेस है इधर, 1 नाइट जर्नी है, आप बोले तो मैं जाके आया। तो ठीक है। तो वो लोग टीम पूरी उधर खेलने गई। मैं रात में ट्रेन में बैठा, ज़ियारत किया, वापस आ गया। अच्छा। तो फिर इंडिया टीम के साथ आ गया। और एक ईरान का वाक़या, 2-3 दिन के लिए हम लोग गए। महिंद्रा में था, यहाँ बॉम्बे में प्लेयर लेने के लिए। रात में 10 बजे 9 बजे का फ़्लाइट लिया, डायरेक्ट हरम, इमाम रज़ा का रोज़ा ज़ियारत करके सुबह में। That's great. 83 में सऊदी का टूर हुआ, माई एंडिंग विद द इंडियन टीम। तो सब टीम वापस आ रही थी, मेरे बहुत दोस्त लोग थे उधर। तो वही रिक्वेस्ट लेके
फ्लाइट चेंज किया, खाली मेरे को 1000 देना पड़ा बस। अच्छा। और वो भी इसलिए और सीनियर था बोल के मेरे को जाते वक्त एग्जीक्यूटिव क्लास में बिठा दिए थे। तो रूट ऐसा बनाया जहाँ जहाँ दोस्त लोग हैं जाके करके फिर वापस। और मेरे साथ कुछ और मुस्लिम थे मगर वो लोग नहीं गए। तो ये बस अल्लाह मौला का शुक्र है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 95 में इंडिया टीम से गया था इराक, वहाँ की ज़ियारत हो गई। हाँ। 90 में जर्मनी गया था जॉर्डन एयरलाइन से। तो जॉर्डन एयरलाइन का एक सेक्टर फ्री मिलता है। अच्छा। यहाँ से आप अमान जाएंगे, अमान से आप सऊदी ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, किधर ले लीजिए। तो मैं दमास्कस ले लिया। वैसे मैं अपना पूरे 14 मासूम इनकी बाद में किया, पहले किया, बच्चा था जब ही वालिद साहब लेके गए। तो ये एक दिन में मैं शाम जाके वापस आ गया। अच्छा। ये सब अपने ऊपर रहता है। और जो भी हुआ मैं फ़ुटबॉल के लिए हूँ या बड़ों की दुआ और अल्लाह मौला के सदक़े से। तो ये एक चीज़ हम लोग कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को अगर दिल से चाहते हैं तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बना देता है आपको वहाँ तक पहुँचने का। और सर की ये कोशिश भी थी, जब इन्हें मौका मिला तो ये मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए भी गए। जी सर। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं। 1973-74 में हम लोग का कैंप पटियाला में हो रहा था, रवैन का दिन था। जी। सरदार जी साहब कोच थे। हाँ। मतलब कल हम लोग का ऐसा बड़ा दिन है, जाना है। तो मारता क्या बोले, मतलब हाँ। तो बोले मलेरकोटला चले जाओ। कहाँ चले जाओ? मलेरकोटला। अच्छा, मलेरकोटला। पटियाला से 1.5 घंटे। हाँ। तो कोशिश, वहाँ गया, वहाँ अल्लाह के फल से जुलूस में ज्वाइन हो गया। बस कोशिश करना पड़ता है, थोड़ी इरादा करना पड़ता है। इरादा और कोशिश चीज़ें आपको हमेशा वो चीज़ें से मिलवा देती हैं। सर ये एक लास्ट राउंड है रैपिड फायर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें इंशाल्लाह बेहतरीन जवाब देंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। कोशिश करें। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो है कैप्टन भी रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप कोच भी हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से? बड़ा फ़र्क? हम लोग का देखिए क्रिकेट के जैसा नहीं है, कैप्टन में उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है, कोच का रोल रहता है। और जब आप कोच बनेंगे वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा। और हम लोग ये बोलते हैं खेलना आसान है, देखना मुश्किल है। ओके। और कोच रहेंगे तो आपको पूरे टीम का देखना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल का। हाँ हाँ। और आप जब प्लेयर रहेंगे तो अपना परफॉर्मेंस दो, बस ख़त्म। कैप्टन है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जी। कोच का मुश्किल इसलिए है कि टीम को सब देखना पड़ता है, कोच को प्लेयर का भी देखना पड़ता है, उससे ज़्यादा बोलिए आप मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट फिर आपको सपोर्टर लोग को भी जवाब देना। हाँ। आप प्लेयर है तो खाली प्लेयर है, हाँ भाई हम खेले, दूसरे नहीं खेले। ओके। क्योंकि टीम तो ऑन द होल यू हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। ओके। और तो कैप्टन भी कोच के अंडर ही काम करेगा, मतलब फील्ड पे कोई मैच हो रहा है? फुटबॉल में वही है। अच्छा, फुटबॉल कैप्टन है ग्राउंड के हद तक, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सीनियर। ओके। उसके अलावा डिसीजन जो भी फुटबॉल में डिपेंड्स अपॉन कोच। जैसा क्रिकेट में कैप्टन का भी बहुत ज़्यादा से है, फुटबॉलर का है, नहीं बोल के नहीं, मैं उतना नहीं है। ओके। तो मगर जो कोच करता है, और कोच का डिफ़िकल्ट इसलिए है अगर रिजल्ट ख़राब होएगा। और एक चीज़ सलगांवकर का ऑफिशियल मेरे को बोला था, अगर कुछ चीज़ ख़राब हुई तो पहले छुरी जो पड़ती है कोच के ऊपर पड़ती है। कोच के ऊपर पड़ती है। इफ़ समथिंग गोज राउंड, एक्स फॉल ऑन द कोच ओनली। और ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अभी आप एक दिन ट्रॉफी दीजिए, ठीक है, सब तारीफ़ करेंगे, आपका भी नाम आएगा, ज़्यादा ऑफिशियल लोग को। बाई चांस 1-2 मैच रिजल्ट हुआ, ख़राब हुआ, तो कोच क्या है, तो कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। सब चीज़ देख के करना है। प्लेयर का डिसिप्लिन बोलिए, टाइम मेंटेन बोलिए, फिर आपका सपोर्टर से यू हैव टू डील, द टॉप ऑफ इट रिजल्ट। जब रिजल्ट नहीं होएगा तो कोच का कुछ वैल्यू नहीं होगा। और अल्लाह के फजल से मैं जिधर भी गया कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप 3 लोगों का नाम बताइए जिन्होंने आपको पूरी ज़िंदगी सपोर्ट किया है। मैं ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट बोल सकते हैं आप। ओके। कुछ मेरी फैमिली, उसके बाद मेरे भाई जो अब नहीं है, कुछ साल पहले इंतकाल किया, तो ये लोग का बहुत सपोर्ट था। ऐसे 2 सहबाब भी है, नहीं बोल के नहीं, वेल विशर है। हाँ हाँ। तीसरे नंबर पे कौन है? पहला तो आपने पेरेंट बता दिया, फिर भाई को बता दिया, तीसरा कोई आप? दूसरा मैं फैमिली, मेरी फैमिली बोल। ओके ओके। चलिए सर, अगली चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इमोशंस एंड प्रैक्टिकल
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ज़िंदगी में किसी की, उसको बैलेंस कैसे करना है इस लाइफ में, स्पोर्ट की लाइफ में? ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं करेंगे आप तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं मेरा इंसिडेंट बोला जो कुछ हद तक गलत था, वही अभी इससे पहले भी मैं बोला कि जैसा सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक चीज़ मेरे बारे में इमोशन में टू सम एक्सटेंड होता, जब मैं कलकत्ता में फर्स्ट डे खेला, पूरा क्राउड मेरे लिए देखने आया था। ओके। उससे पहला ईस्ट बंगाल आउट ऑफ द पिक्चर थी। अच्छा। 2 दिन के बाद मैच था मोहन बगान से, और जो क्राउड मेरे को देखने आया था वो यही बोल रहा है, शब्बीर गो बैक टू बॉम्बे। अच्छा। तो ये आपको कंट्रोल करना है। और सपोर्टर ऐसा है, जब आपको ऊपर लेके जाता है, आपका चाहता है, तो वो कुछ उसका अपने दिल का तो बोलेगा। और कुछ इमोशन ऐसे हो जाते हैं कि आपको टीम में नहीं रखे, या आप अच्छे पोजीशन में आपको हटा दिए। और ख़ासकर मैं जैसा आपको बोला, बेंगलुरु में गया 77 में, मेरे को बोले आप कैंप में नहीं हैं, तब इससे बड़ा इंसल्ट क्या होता है? बिल्कुल। अब आप दूसरी चीज़ में लिए तो ठीक है भाई, वो लोग बोल रहे हैं ना, आप बताएंगे हम प्रूफ करके बोल के, बहुत से चीज़ आते हैं ऐसा। तो ये प्लेयर लोग को बोलिए या अपनी लाइफ में बोलिए, अब वो कुछ एकदम आप बस्ट आउट होंगे फिर सॉरी बोलेंगे तो फ़ायदा क्या? बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको देख के कंट्रोल करना है। और स्पोर्ट्समैन की लाइफ में ये बहुत आते हैं। 3 पॉजिटिव चीज़ें आप अपने बारे में कहना चाहेंगे जो आपने हमेशा मेंटेन किया है और आज भी उसको रखते हैं कायम? जिधर जाते सीरियस है। ओके। 1। दूसरी चीज़, मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता हूँ, और एट द सेम टाइम इसको छोटा नहीं समझता। वेरी गुड। ठीक है। ओके। 3rd? है जो सीनियर प्लेयर या एज में बड़े हैं, इवन बीच वाले भी हैं, तो रेस्पेक्ट देता हूँ। और ऐसा नहीं कि पोजीशन के हिसाब से रेस्पेक्ट। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ख़ानदान को तो प्रेजेंट कर लेते हैं, अपने गांव को प्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इस लिए आपको क्या खुशी महसूस कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं? देखिए, सब में बड़ी चीज़ है। अब हम लोग का प्लेयर हिसाब से आप लेंगे तो पहले स्कूल, यूनिवर्सिटी, जूनियर, सीनियर, कि जब सीनियर खेल लिया तो इंडिया, तो मेरा भी वैसी कुछ है। हाँ। और जब से सबसे बड़ा फ़ख्र ये महसूस हुआ जब 1981 में मलेशिया में इंडिया टीम गई थी और नेशनल फ्लैग उठाना, तो हर प्लेयर की यही ख्वाहिश रहती, मैं टॉप पे जाऊंगा, मैं इंडिया खेलूंगा, ये करूंगा। और हम लोग के टाइम पे बहुत से प्लेयर बदनाम थे या बहुत से प्लेयर छोड़ दिए थे, तो ये बोला चाहता था कि जो कलकत्ता के प्लेयर है इंडिया में नहीं खेलते, कलकत्ता को ज़्यादा प्रेफरेंस देते क्योंकि पैसा मिलता है। मेरे हिसाब से वैसी चीज़ नहीं थी। अच्छा। ना है, क्योंकि हर वक्त मैं एक चीज़ यही बोलता हूँ, पहले क्लब, उससे ऊपर स्टेट, फिर उसके ऊपर इंडिया। इंडिया नंबर 1 पे। ओके। और मेरे को अल्लाह के फल से बहुत कुछ मिला। इवन 82 एशियन गेम के बाद मैं डिस्कार्ड हो गया था, फिर एक फॉरेन कोच आया, ही वॉज वन ऑफ द 10 बेस्ट कोचेस, 2 इंडियन कोचेस रिकमेंड करे, फिर मैं खेला। जो उम्रा वही टाइम में हुआ 83 में। तो जब नेशनल फ्लैग किया 1, सेकेंड जो एशियन यूथ में एशिया ट्रॉफ़ी जो हाथ में लिया मैं जी, बहुत फ़ख्र महसूस करा। और उसके बाद आज तक इंडिया में एशिया की कोई ट्रॉफ़ी नहीं आई। अच्छा, वो आपके दौर में ही एशियन यूथ ट्रॉफी, अंडर ये बहुत 19 अंडर 19, ये तो बहुत बड़ी बात है। 1974 1974, ये तो बहुत बड़ी बात है। उस वक्त इंडिया को रिप्रेजेंट करने में और ज़्यादा आपने प्राउड फील किया। 100%। अब Okay, हाँ। मार्च पास में फ्लैग हाँ। कैरी करना इंडिया का तो बहुत बड़ी बात है। सर, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई, और काफ़ी एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ जो आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया है, शायद किसी ना किसी के काम आ जाए। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आप एक पैगाम दें और हमारे व्यूवर्स को, उन सभी लोगों को वो पैगाम दें जो आप अपने दिल की बात नाज़रीन के सामने रखना चाहेंगे। पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को भी खुशी है, क्योंकि ये वीन चैनल जब मैं ज़ियारत के लिए आता था आपको देखता था, या फिर घर में भी कभी कभी देखता था, आप लोग बुलाए मेरे को जी। और पैगाम क्या, हर चीज़ में आप जो भी काम करें सीरियस करिए, कि वो ईजी तो कोई चीज़ नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है। अब मैं बोलने भूल गया, पहले बहुत से लोग आप जब मज़हब का नाम निकाले थे, अब हमारे हैदराबाद की बात बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग मुहर्रम
मुहर्रम तो कुछ दिन होता है भाई, इम्पोर्टेंट होते हैं, 2 महीने 8 दिन है, हम लोग अटेंड करते हैं पूरी मजलिस, मैं भी हर वक्त जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, मगर कुछ बच्चे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, अरे भाई इधर है, हम लोग को देर हो गई, वो हो गई। तो अब जो भी काम करे आप करिए और दोनों को मेंटेन करके करिए। बाज़ लोग मज़हब का एडवांटेज लेके वो कर लेते हैं, या बाज़ लोग अरे भाई हम खेलते, टाइम नहीं है हमारे को, टाइम नहीं है कि तो बात नहीं है, आप कैसा भी टाइम निकाल सकते हैं। ओके। और ये ज़रूरी है कि मज़हब भी साथ रखना है। आप टॉप के बन जाएंगे, मज़हब को भूल जाएंगे या कुछ नहीं बोल के, या एकदम फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे करेंगे, वो तो नहीं करना चाहिए। और सब में बड़ी चीज़ है, जो भी मिल गया आपको शुक्र करिए, मगर ये कॉलर ऊपर मत उठाइए। अब कुछ लोग ऐसे हमारे फुटबॉल में थोड़ा मिलने से ये समझते दे नोज एवरीथिंग, ये तो जो बोलते ना बहती गंगा है वो है एकदम। तो देयर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग। तो सबको यही है, बस जो भी आप कर रहे हैं, जो भी फील्ड में है, अच्छे से करिए और अल्लाह आपको कामयाब करे। इलाही आमीन। सर आप इस प्रोग्राम में आए, यकीनन बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें आपने बताया। उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई इस फील्ड में, इस स्पोर्ट में अपना पैशन पूरा करना चाहता है, अपने आप को कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो क्या आप कभी उसे हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए या थोड़ा सा उसे सिखाने के लिए तैयार हैं बीइंग अ कोच? जी ज़रूर तैयार है। बहुत से लोग या हमारे जमात के हैदराबाद में, वैसे मैं भी खोजा हूँ, कुछ ये करेंगे वो, मगर बाद में सब मेटरलाइज नहीं होता है। बिल्कुल। तो अभी शुरू से मेरी आदत है हेल्प करने की, जितना हो सके, नॉट आउट ऑफ द वे, तो बराबर करेंगे। और मेरे लिए भी खुशी की बात होंगे कि हाँ भाई कोई मेरा हेल्प लिया बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश हमेशा जारी रखना चाहिए सर के इस, और आप जब बुलाएंगे या कोई भी जैसा हेल्प लेना चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अगर किसी को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, ख़ासकर फुटबॉल से रिलेटेड, तो सर आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सर एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत इंशाल्लाह फिर शुक्रिया। कभी मुलाकात करेंगे आपसे। फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, जैसा यहाँ आते थे आपका हमेशा वो जी नाम देखते थे, प्लस टीवी पे देखते थे, आप लोग बुलाए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का भी, थैंक यू। थैंक यू। तो जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे जनाब शब्बीर अली साहब। ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस वक्त जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन अपनी पैशन और अपनी हिम्मत के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए, अपने जोश के ज़रिए वो काम कर दिया है कि आज के लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। उनमें से एक थे जनाब शब्बीर अली साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की और बड़े ही लगन से ये मकाम हासिल किया है। आने वाले एपिसोड में जब आप तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, एक और ऐसी ही हस्ती से आप तमाम की मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।